हाँ, ऑस्कल्टेशन पे बात करते हैं। लास्ट लेक्चर है, ऑस्कल्टेशन पे बात करते हैं। इट इज द मोस्ट यूजफुल स्टेप इन द एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेथोस्कोप इन्वॉल्व है। स्टेथोस्कोप इन्वॉल्व है, आपने देखा होगा किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सबसे पहले वो स्टेथोस्कोप लगाता है और आपके सांस को सुनने की कोशिश करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली आपके सांस को सुनना है, और सांस को सुनने का सबसे अच्छा और सिंपल तरीका देखें, और तो बहुत सारे तरीके हैं, ब्रोंकोस्कोपी है हमारे पास, बहुत अच्छे तरीके से लेरिंगोस्कोपी है, और भी अच्छे तरीके से डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, हम डायरेक्ट कैमरा डालेंगे और ब्रोंकस तक खुद जाके देखेंगे और लंग्स में खुद जाके रेस्पिरेटरी ट्रीट को विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन वो एक बहुत अग्रेसिव फिनोमेना है। ये एक बड़ा सादा तरीका है। आपने स्टेथोस्कोप उठाया, हमने पेशेंट को कहें लंबे सांस लें, और आप उसकी सांस को सुन सकते हैं। और अगर आप उसको सुन लें और आपको अगर नॉर्मल सांस को सुनना आता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल सांस नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि इस तरह से नॉर्मल ब्रेथ नहीं होती। एबनॉर्मल ब्रेथ को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल ब्रेथ को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आपको पहले ये तो पता हो कि ब्रोंकियल और वेजिकुलर ब्रीदिंग होती क्या है, उसके बाद ही आप ये बता सकते हैं कि जी ये रोंकाई है और ये वीजिंग है और ये स्ट्राइडर है और ये पेट्रोलोकोय है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट, हमने पोजीशन ऑफ पेशेंट के बारे में बात कर चुके हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। पैल्पेशन में भी हमने पढ़ा था, इंस्पेक्शन में भी हमने पढ़ा था। हम ऑस्कल्टेट, अब जो सेकंड पैराग्राफ देखें, ऑस्कल्टेट मोस्ट ऑफ द चेस्ट एंटीरियरली, एग्जैक्टली पैल्पेशन में हम ये पढ़ चुके हैं कि एंटीरियरली हम उसको देख सकते हैं 6 तक थ्रू एपेक्स ऑफ लंग्स, जो कि क्लेविकल के ऊपर से हम देखते हैं सुपर क्लेविकुलर फोसा में, वहां से हम इंटीरियरली ऑस्कल्टेट कर सकते हैं 6 रिब तक, लिटरली 8th रिब तक कर सकते हैं, पोस्टीरियरली 11 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारा तरीका है, इस तरह से हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सरफेस एरिया मौजूद है जिसमें हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। डोंट ऑस्कल्टेट विद एन इंच ऑफ मिड लाइन, एज फाइंडिंग्स कैन बी मिसलीडिंग, बिकॉज मिड लाइन में लंग्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मिड लाइन में आप ना करें। और मिड लाइन में, अपर मिड लाइन में तो ऑब्वियसली आपको स्टर्नम मिलेगा, तो वहां पे आपको हार्ड साउंड्स के साथ आपके ब्रेथ साउंड्स मिक्स्ड मिलेंगे, तो कुछ अच्छा डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे अगर वीजिंग आ रही है, या आप कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रोंक आए हैं। ठीक है, कन्वेंशनली हम डायफ्राम को स्टेथोस्कोप के यूज करते हैं, हम चेस्ट पीस को यूज नहीं करते, और डायफ्राम को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेटरी साउंड्स को ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, और इसको बहुत अच्छा इसलिए भी डायफ्राम, मैंने पहले भी बताया था, हम इसको सुन सकते हैं बिकॉज जो डायफ्राम है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से स्किन के सरफेस एरिया के साथ इंटैक्ट करके सुन सकते हैं, दैट्स व्हाई डायफ्राम को। हाँ, लेकिन अगर आपने इन बिटवीन, आपने ज्यादा पुश करके इन बिटवीन इंटरकॉस्टल स्पेसेस सुनना है, तो आप बेल की तरफ चले जाएं। ठीक है, बेल की तरफ चले जाएं और उससे सुन लें, क्योंकि अगर आप उससे नहीं सुनेंगे और सिंपल डायफ्राम से सुनेंगे, तो आपके जो चेस्ट हेयर हैं, अगर उन पे डायफ्राम, आप देखें अगर आपने इंटरकॉस्टल स्पेस में अपना चेस्ट पीस रखा हुआ है, डायफ्राम रखा हुआ है, आपने उसको रखा हुआ है और उसमें चेस्ट हेयर भी आ जाते हैं नीचे, नीचे इंटरकॉस्टल स्पेस में पूरा डायफ्राम नहीं आ सकता, इंटरकॉस्टल स्पेस छोटी होती है, डायफ्राम बड़ा होता है। चेस्ट हेयर, रिब और डायफ्राम के बीच में जब रेंडमली स्लिप करेगा, तो आपको एक रब का साउंड आएगा, जो प्लूरल रब का एग्जैक्ट साउंड है। तो आपको ये लगेगा मे बी यहाँ प्लूरल रब है, लेकिन वो प्लूरल रब नहीं होगा, वो उसके हेयर के मूव करने का साउंड होगा। तो उसकी एबनॉर्मेलिटी को अवॉइड करने के लिए, एक मिसलीडिंग साउंड से बचने के लिए हम यूज करते हैं डायफ्राम को नॉर्मली। और अगर आपने ज्यादा पुश करना हो इंटरकॉस्टल स्पेसेस में ज्यादा डीप सुनने के लिए, तो फिर आप बेल को यूज कर लें, वरना नॉर्मली बेल मर्मर्स के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से यूज की जाती है। हमने अगर ब्रेथ साउंड को सुनना है, फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड कर लिया कि हम ब्रेथ साउंड को सुनना चाहते हैं, ब्रेथ साउंड्स को सुनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम नोट करना चाहते हैं। सबसे पहले ब्रेथ साउंड्स को जब हम सुनेंगे, तो ब्रेथ साउंड्स में इंटेंसिटी एंड कैरेक्टर को हम सबसे पहले नोटिफाई करेंगे। क्या चीजें हैं ये इंटेंसिटी और कैरेक्टर, हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। पेशेंट विद प्लूरल पेन शुड नॉट बी आस्क्ड टू कफ और टेक डीप ब्रेथ। देखें, डीप ब्रेथ आप क्यों सुनना चाहते हैं, जितना वो सांस खींचेगा उतनी ज्यादा वेजिक्यूलर ब्रीदिंग की पिच हाई होगी, जितनी ज्यादा पिच हाई होगी उतना अच्छा आप स्टेथोस्कोप पे सुन सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपसे कहते हैं जोर से अंदर सांस खींचो। जोर से अंदर सांस खींचना एक एक्टिव फिनोमेना है, जिससे ज्यादा हाई पिच्ड साउंड आता है। क्यों? एल्वियोलाई एकदम ओपन होते हैं
और उनके ओपन की होने की वजह से एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनके बीच में से एयर टकराती है, जो सांस आपने अंदर खींचा था वो टकराती है, तो एक हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। वो जो एयर गुजरी एल्वियोलाई से होती हुई, ब्रोंक्यूल से होती हुई, वो एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस करेगी। लेकिन क्योंकि एक साउंड कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आप कोई जोर नहीं लगाते, इसलिए एल्वियोलाई वहां पे शट डाउन हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स खुल जाते हैं और आराम से एयर बाहर निकल जाती है, उसका साउंड नहीं अच्छा आता। ठीक है, हाँ, एबनॉर्मल साउंड्स हैं जो कुछ एक्सपिरेशन से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं और उनकी रीजनिंग भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली हम जो पेशेंट जिनमें फॉर एग्जांपल प्यूराइटिस है, और कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें कोई ऐसे कफ है जो बहुत ज्यादा खांस रहे हैं, आप उनको बहुत ज्यादा सांस लेने का नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही सांस खींचते हैं उनको बड़ी वायलेंट और अग्रेसिव कफ होती है, तो ऐसे पेशेंट को आप नहीं कह सकते। उसका तरीका ये है कि आप वोकल रेजोनेंस का इस्तेमाल करें। आगे मैं आपको बताऊंगा, इट इज जस्ट लाइक वोकल फॉर्मेटिस, बट द डिफरेंस इज इसमें आप ऑस्कल्टेट करते हुए सुनते हैं वोकल फॉर्मेटिस को, लेकिन यहाँ पे वोकल फॉर्मेटिस वर्ड नहीं आएगा, वोकल रेजोनेंस आएगा, बिकॉज नाउ स्टेथोस्कोप इज इन्वॉल्व्ड। When abnormal breath sounds are heard, आप उसको एबनॉर्मल हार्ट साउंड को मैप करने के लिए आप उसके ऊपर और नीचे के साउंड को भी सुने। जहां तक एबनॉर्मल आ रहा है वहां तक आप नोटिफाई करते रहें, उसके ऊपर सुने तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये लोअर लोब है, ये लोअर लोब में एबनॉर्मल एबनॉर्मल है। जैसे ही आप ऊपर जाएं तो आप कहेंगे अपर लोब तो ठीक है, सिर्फ लोअर लोब इन्वॉल्व है, अपर लोब बिल्कुल ठीक है। तो ये मैप आउट करना जरूरी है कि लोअर लोब इन्वॉल्व है या अपर लोब इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल इफ्यूजन की बात करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन में अक्सर जब आप पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे, ब्रेथ साउंड्स आएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे प्लूरल इफ्यूजन ने एल्वियोलाई को ओपन नहीं होने दे रही और वहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होने दे रही, वो उसने एल्वियोलाई को प्रेशर से बंद किया हुआ है, और वहां पे इस वक्त पेशेंट में एपिलेक्टिसिस चल रहा है, तो वहां पे ब्रेथ साउंड्स नहीं आएंगे। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द pulmonary edema एंड pulmonary effusion, बिकॉज pulmonary edema का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो नीचे ग्रेविटी से अफेक्ट करेगा या अपर लोब को अफेक्ट करेगा, बट प्लूरल इफ्यूजन का ये ताल्लुक है कि वो हमेशा लोअर लोब को अफेक्ट करेगा, बिकॉज प्लूरल इफ्यूजन हमेशा ग्रेविटी की वजह से लोअर लंग्स में मौजूद होती है। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनकी दोनों की जो पैथोलॉजीज हैं वो डिफरेंट हैं, बिकॉज pulmonary edema is involved that is related to heart। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशिएट करना कि पैथोलॉजी हार्ट की वजह से है या लंग्स की वजह से है। और अगर आप स्टेथोस्कोप पे सिर्फ ये डिफरेंशिएट कर लें तो आपने बहुत अच्छा एक एग्जामिनेशन किया है पेशेंट का। ठीक है, और ये वेल अप्रिशिएटेड होता है नॉर्मली सेटिंग्स में। इंटेंसिटी ऑफ ब्रेथ साउंड्स, सबसे पहले तो इंटेंसिटी की बात करते हैं कि ब्रेथ साउंड्स की इंटेंसिटी कैसे होती है। आप इंटेंसिटी कैसे सीख सकते हैं, आप मुसलसल सुने, अपने स्टेथोस्कोप को लगा के अपने ही ब्रेथ साउंड को सुने कि नॉर्मली ब्रेथ साउंड कैसा होता है, इसकी पिच कैसी होती है, इसका करेक्टर कैसा होता है, इसकी इंटेंसिटी कैसे होती है, नॉर्मली इसको सुने। कहाँ कहाँ सुन सकते हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पढ़िए कि normal intensity is learned with experience. If intensities of breath sound is diminished, repeat auscultation after forceful cough. Why? Because अक्सर म्यूकस प्लग फंसे हुए होते हैं डिफरेंट एल्वियोलाई में। वो म्यूकस प्लग जो हैं गैसेस एक्सचेंज को लोकली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है वहां पे डिजीज है, हालांकि वहां डिजीज नहीं होती। एक नॉर्मल म्यूकस प्लग वहां पे फंसा हुआ होता है। जब आप फोर्सफुल कफ करवाते हैं तो या वो म्यूकस प्लग ऊपर की तरफ मूव करता है फोर्सफुली, जब वो मूव करता है तो वहां से वो हट जाता है और एल्वियोलाई में अच्छा सा गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फौरन पता चल जाता है, अच्छा यहाँ पे कोई डिजीज नहीं थी, ये म्यूकस प्लग था जिसकी वजह से साउंड एबनॉर्मल हुआ था, जो कि कफ के बाद ठीक हो गया। अगर कफ के बाद भी ठीक नहीं होता, दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी अंडरनीथ। कॉज ऑफ डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स, अभी प्लूरल इफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्लूरल इफ्यूजन, उसके बारे में न्यूमोथोरेक्स, बहुत ज्यादा एयर है वहां पे, तो आपको ऑस्कल्टेशन पे एब्सेंट ब्रेथ साउंड आएगा, क्योंकि वहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज वहां जो एक्स्ट्रा एयर है उसने लंग को अपोजिट साइड पे पुश किया हुआ है, तो वहां पे तो लंग पेरेंकाइमा है ही नहीं, लंग टिश्यू है ही नहीं, क्योंकि एयर ने उसको पुश कर दिया है। दैट्स व्हाई आपको एक्सरे पे ट्रैकियल डेविएशन भी मिलती है ऑन द साइड विच इज नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि एयर ने अपोजिट साइड पे डेविएट किया हुआ होता है लंग को, इसलिए जब आप वहां पे ऑस्कल्टेट करते हैं तो आपको कोई साउंड नहीं मिलता। नीचे लंग का टिश्यू पड़ा ही नहीं हुआ तो कैसे साउंड आएगा? तो एब्सेंट ब्रेथ साउंड आपको मिलते हैं। कोलैप्स हो गया,
ब्रोंकस 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 में या ब्रोंक्यूल्स में एयर आ ही नहीं रही, तो कहां से साउंड आएगा? ठीक है, थिक एंड प्लूरा है, प्लूरा इतना थिक है और इन्फ्लेम्ड है कि स्टेथोस्कोप तक गैसियस चेंज का हाई पिच्ड साउंड ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, आपको साउंड नहीं आएगा। एम्फाइसीमा है पेशेंट में, इतनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर है, आप यूं समझ लें कि लोकल न्यूमोथोरैक्स है, लोकल न्यूमोथोरैक्स, इतनी एयर होगी वहां पे कि वो एल्वियोलाई को ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने ही नहीं दे रही होगी, तो आपको कैसे साउंड आएगा? आपको साउंड नहीं आएगा। करेक्टर कैसे होते हैं ब्रेथ साउंड्स के? दो करेक्टर्स हैं ब्रेथ साउंड्स के, पढ़ लीजिए। वेसिकुलर ब्रीदिंग, ब्रोंकियल ब्रीदिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू नो। स्टेथोस्कोप घर में किसी का है, या हॉस्पिटल जाते हो या सेट आओगे यूएमटी वहां पे आप लोगों के पास अगर हो, तो आप स्टेथोस्कोप से कभी सुनिएगा दो साउंड्स को, अपने लंग्स पे साउंड को सुने और अपने ट्रैकिया पे साउंड को सुने। ट्रैकिया पे जो साउंड है वो ब्रोंकियल ब्रीदिंग है, एक बहुत हाई पिच्ड, वेल डिफरेंशिएटेड, वेल नोटेड, वेल हर्ड साउंड है। वेसिकुलर ब्रीदिंग इसलिए है, लेकिन इतना लाउड एंड हाई पिच और इतना अच्छा डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इंस्पिरेशन हमेशा लंबी होती है एक्सपिरेशन की निस्बत। वेसिकुलर ब्रीदिंग में वो ब्रीदिंग वेसिकुलर की जो लंग्स में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब इसकी क्या रीजन है कि इंस्पिरेशन जो है वो लंबी होती है? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पूरे लंग को ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो आपके सारे एल्वियोलाई आरबीसीज को दें और आरबीसीज पहुंचाएं आपके टिश्यूज को। तो एक एक लंग के आखिरी हिस्से तक एयर पहुंचाने के लिए आपको एक्टिवली सांस को अंदर खींचना होता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत, आप उसके लिए पैसिव हो ही नहीं सकता, ये प्रोसेस आपको खुद खींचना पड़ेगा ताकि आखिरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई तक एयर पहुंच सके। दैट्स व्हाई इंस्पिरेशन लंबी होती है, इसलिए इंस्पिरेशन लंबी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि जब आप सांस खींचते हैं और लंग्स पे इंस्पिरेशन और सांस को सुनते हैं, तो जब वो एयर जगह 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 डिवाइड हो रही होती है तो बड़ा लंबा प्रोसेस आप बाहर निकलता है, तो एकदम एल्वियोलाई झटके से बंद होते हैं और एकदम एयर बाहर निकलती है। क्योंकि एयर, अगर आपने पढ़ा हो FEV1, 80% एयर पहले सेकंड में निकल जाती है, बाकी 20% स्लोली निकलती है। उस FEV1 में एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपीरेशन तो आपको साउंड सुनाई देगा, उसके बाद सुनाई नहीं देगा। इंस्पिरेशन में आपको मुसलसल सुनाई देता रहता है, बिकॉज एयर मुसलसल डिफरेंट एल्वियोलाई में ब्रोंक्यूल्स के थ्रू ट्रांसफर होती रहती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये बात है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की वेसिकुलर ब्रीदिंग में। वेसिकुलर ब्रीदिंग कहां होती है? सारे लंग्स में, पूरे चेस्ट में, जहां जहां भी रखोगे वहां वेसिकुलर ब्रीदिंग है। सो वेसिकुलर ब्रीदिंग का क्या मतलब हुआ? वो ब्रीदिंग जो हम सुन सकते हैं लंग्स पे। लंग्स जो ब्रीदिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग, उसको हम कहेंगे वेसिकुलर। लेकिन वो ब्रीदिंग, वो सांस का हिस्सा जो हम ट्रैकिया पे सुन रहे हैं, उसको हम ब्रोंकियल कहेंगे। उसकी और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं। देयर इज नो पॉज बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, बिकॉज आपको साउंड खत्म होता कभी भी नजर नहीं आएगा। साउंड आता रहेगा, हाँ, एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन साउंड खत्म हो जाएगा तकरीबन, लेकिन इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सांस आ रहा है और फिर एकदम सांस जा रहा है, सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, साउंड आता रहेगा, आता रहेगा। और एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के बीच में कोई साइलेंस नहीं होगी, साइलेंस नहीं है, ब्रेक नहीं आएगा। ब्रेक क्यों नहीं आएगा? देयर इज नो पॉज। व्हाई? बिकॉज सांस, मैंने आपसे भी अभी बात की है कि मुसलसल सांस ट्रांसफर हो रहा है और मुसलसल फिर बाहर निकलेगा, मुसलसल ट्रांसफर हो रहा है और बाहर। इतने एल्वियोलाई हैं, इतनी ब्रोंक्यूल्स हैं, इतने ब्रोंकाए हैं, कहीं ना कहीं वो सांस जा भी रहा है और वहां से निकल भी रहा है। साउंड खत्म कभी होगा ही नहीं। कभी आपने कोलैप्स्ड लंग में सांस की आवाज आपको आएगी? नहीं, एक्टिव में आएगी ना। तो जब एक्टिव लंग है और वो जो ब्रीदिंग प्रोसेस को मुसलसल कर रहा है, साउंड भी आता रहेगा। इसलिए इसमें कोई पॉज नहीं होगा। ब्रोंकियल में क्यों होगा वो हम आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड इज रसलिंग, वो ये कहते हैं इट इज जस्ट लाइक साउंड इज पासिंग थ्रू द लीव्स ऑफ ट्री। वो लीव्स, खास तौर पे कुछ बुक्स में हैरिसन ने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ कि वो ट्रीज के लीव्स जो सूख चुके हैं, सूखे पत्तों के बीच में से जब ऐसे हवा गुजरती है तो वो जो साउंड आता है, इट इज जस्ट लाइक अ वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड। ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड कैसा होता है? डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। आपको मेरी आवाज तो आ रही है? खुद से तो नहीं बोल रहा, आवाज आ रही जी है सर, बच्चों? आ रही है। यस चलो सर। ठीक ठीक, ओके ओके ओके। ब्रोंकियल ब्रीदिंग,
ब्रोंकियल ब्रीदिंग ये है कि एक्सपिरेशन उतनी ही लंबी सुनाई देगी जितनी इंस्पिरेशन, और मुसलसल सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि आगे एयर डिवाइड कहीं हो ही नहीं रही। सिंपल ट्रैकिया एक विंड पाइप है, एक पाइप है, उस पाइप के आगे कोई डिविजन्स नहीं है, उसमें मुसलसल एयर आ रही है जा रही है, ऑन एक्सपिरेशन जा रही है, ऑन इंस्पिरेशन आ रही है, एक्सपिरेशन जा रही है, उसने कहीं डिवाइड होना ही नहीं है। जब उसकी डिवीजन ही कहीं नहीं होनी और मुसलसल एयर ने आना है और जाना है, कोई एक्टिव पैसिव का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट एक्टिव पैसिव का नहीं है। आप सांस खींचे या ना खींचे, इतना मोटा वो पाइप है ट्रैकिया का, उसमें एयर आती जाती रहेगी, इसलिए मुसलसल साउंड आता जाता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इंस्पिरेशन लंबी होगी और एक्सपिरेशन छोटी होगी, ऐसा नहीं होगा। इंस्पिरेशन भी उतनी होगी जितनी एक्सपिरेशन होगी, क्योंकि सांस एक्ट, अगर फॉर एग्जांपल पैसिव में जा रहा है तो यहाँ कौन सा एल्वियोलाई है जो शट डाउन हो रहा है? कभी ट्रैकिया भी शट डाउन होता है? नहीं, वहां तो एल्वियोलाई बंद हो जाते थे और 80% पहले ही सेकंड में एयर निकल जाती थी लंग्स से। हम एक्सपिरेट कर देते थे, लंग्स अपनी तरफ से फेंक देते थे। कहां फेंकते थे? वहीं मेन ब्रोंकस से ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया में कभी भी एयर बंद नहीं होगी, वहां पे उतने ही टाइम के लिए, उतने ही इंटरवल के लिए आती रहेगी। वहां कभी भी आपको साउंड बंद नहीं सुनाई देगा। और वहां पे हाई पिच्ड क्यों है? क्योंकि छोटे छोटे ब्रोंकियोल से थोड़ी गुजर रही है। कोई ब्रोंकियल ट्री थोड़ी है, कोई रेस्पिरेटरी ट्री। एक सीधा पाइप है, उसमें हवा आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसमें कहीं डिवाइड हो ही नहीं रही। डिवाइड होगी तो पिच चेंज होगी, आवाज चेंज होगी, वेजिकुलर होगी, नहीं चेंज होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता नहीं इस बुक में लिखा है या आगे कहीं लिखा है। अब उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आप लंग्स को निकाल दें तो चेस्ट में भी आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग ही सुनाई देगी। इससे क्या बात समझ आई? बात ये समझ आई कि वेजिकुलर में कन्वर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रोंकियल ट्री में डिवाइड हो रही है। दैट्स व्हाई इसको हम वेजिकुलर ब्रीदिंग कह रहे हैं, बिकॉज ये वेजिकल्स में आगे डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, छोटे छोटे एल्वियोलाई में डिवाइड हो रही है, ब्रोंकियल्स में डिवाइड, रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंकियल्स में डिवाइड हो रही है। कितना बड़ा तो रेस्पिरेटरी ट्री है, उसमें डिवीजन की वजह से ये वेजिकुलर हो गई थी। अगर आप लंग्स को निकाल देंगे तो आपको लंग्स की जगह पे भी ब्रोंकियल ब्रीदिंग ही सुनाई देगी। सो फिर बेसिकली उसके डिवीजन की वजह से साउंड जो है वो चेंज हुए हैं। देयर इज अ डेफिनेटिव पॉज बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये कॉन्सेप्ट समझो। क्यों डेफिनेटिव पॉज है? इसलिए पॉज है, जब आपने साउंड अंदर प्रोड्यूस किया, जब आपने इंस्पिरेशन की, साउंड प्रोड्यूस हुआ, अब वो साउंड अंदर गया और अब वो लंग्स में चला गया। वो जो इंस्पिरेशन आपने सांस अंदर खींचा, लंग्स में चला गया। अब वो जब लंग्स में जा रहा है तो अब वो लंग्स में डिवाइड हो रहा है। देयर विल बी अ पॉज कि जब वो वापस आएगा। लेकिन अच्छा, बात फिर क्या है? जितनी इंस्पिरेशन आपको सुनाई देगी उतनी ही एक्सपिरेशन सुनाई देगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों में बीच में गैप है। वो गैप क्यों है? क्योंकि आपने सांस खींचा था, सांस अब लंग्स में चला गया, उसे डिवाइड होने दें। वहां पे वो डिवाइड हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। अब आपको सांस निकालना है, जब आप निकालेंगे साउंड वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें बीच में ये गैप आया क्यों? इसलिए आया था कि वो आपने सांस खींच के ब्रोंक्यूल्स को दे दिया था, ब्रोंकाई को दे दिया था, जाओ भाई डिवाइड हो और पहुंचाओ सारों को। फिर आपने सांस बाहर निकाला, अब वो उसमें से बाहर निकल के वापस आ गया ट्रैकिया में। तो बीच में एक हमेशा गैप जरूर होगा, उसमें गैप नहीं होगा। उसमें हमने पढ़ा था देयर विल बी नो पॉज। क्यों नो पॉज? इतने ब्रोंकाई हैं, कोलैप्स थोड़ी होंगे, वो कोई बंद थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, वो हमेशा, अगर लंग कोई कोलैप्स थोड़ी है, उसमें इतने एल्वियोलाई हैं, इतने ब्रोंक्यूल्स हैं, उसमें एयर अंदर आई, डिवाइड होने चली गई, जब हमने सांस बाहर निकाला वापस आ गई, हमें दोबारा सांस दे दी। ठीक है, सो बेसिकली डिफरेंस, पता नहीं अब आपको बात ये समझ आई है या नहीं। ये थोड़ा सा ऐसे ट्विस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है कि इसमें यही बात है कि आपने जितनी सांस अंदर खींचा था उतना ही आपने बाहर निकाला भी है। जब आप ब्रोंकियल ब्रीदिंग को सुनेंगे, ट्रैकिया पे सुनेंगे, तो बीच में पॉज जरूर आएगा, क्योंकि आपने जब इंस्पायर की एयर, आपने ट्रैकिया से गुजर के वो डिवाइड होने चली गई लंग्स में। जब डिवाइड पूरी हो गई, अब आपने सांस बाहर निकालना है, तो आपको वेजिकुलर ब्रीदिंग में पॉज इसलिए सुनाई नहीं देता क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ब्रोंकियल अच्छा, मैं बाहर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे, तो फिर आपको सांस दोबारा सुनाई देगा, लेकिन बीच में एक वाजे जरूर होगा गैप। कैरेक्टर ऑफ बोथ इंस्पिरेटरी साउंड इज ब्लोइंग। ब्लोइंग साउंड होता है, बहुत तेज साउंड होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इतने बड़े पाइप्स में आप एक मोटा पाइप लें और उसमें जोर से सांस
निकालें बाहर और फूंक मारें, आप दूसरे एंड पे सुनेंगे तो अच्छा खासा लाउड साउंड आएगा। और आप एक बिल्कुल छोटा टीनी टाइनी सा पाइप ले लें, उसमें आप ब्लो करेंगे एयर, क्या आपको उतना साउंड सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो यही डिफरेंस है। ट्रैकिया अच्छे खासे वॉल्यूम का एक पाइप है, उसमें से जब आप सांस ब्लो करेंगे, सांस भरेंगे, तो आपको बहुत हाई पिच साउंड आएगा। लेकिन जब आपका लोअर होगा, लंग होगा, जब लोअर लंग में ब्रोंक्यूल्स में जब आप सुनेंगे, अपर लंग में सुनेंगे, अपर लंग में शायद साउंड ज्यादा बेहतर होता है लोअर लंग की निस्बत, क्योंकि आपने ये सुना होगा जो अपर लंग है वहां पे वेंटिलेशन बेहतर है और लोअर लंग में परफ्यूजन बेहतर होती है। सो अपर लंग में आपको फिर भी रिलेटिवली अच्छा साउंड आता है, लोअर लंग में इतना अच्छा साउंड नहीं आता। सो फिर लोअर लंग में आप जब सुनेंगे तो उसमें वेसिकुलर ब्रीदिंग आएगी और वो लो पिच्ड होगी। दैट्स द डिफरेंस। आगे बात करते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे जरा 5 मिनट्स की ब्रेक चाहिए, 5 मिनट्स की ब्रेक ले लो फिर स्टार्ट करते हैं। बल्कि नमाज के बाद स्टार्ट करें। बच्चा नमाज के बाद स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके यस सर, ओके। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।